अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक गलत फैसले और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जरूरत से ज्यादा खुशफहमी ने लाहौर की तारीख बदल दी है। NA 133 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 32,313 वोट लेकर सियासी क़यादत, अवाम और पॉलिसी साजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अनगिनत सवालात हैं, चहमगोइयां और हैरानी का ना खत्म होने वाला सिलसिला भी शुरू हो गया है। सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ने की वजूहात आखिर क्या है? क्या हल्के से PTI का आउट होना पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ने की वजह है? क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में मकबूलियत हासिल कर रही है? क्या नून लीग से नाराज वोट बैंक ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया है? क्या पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के मुकाबिल जमात बन रही है? क्या पीपल्स पार्टी का बयानिया मकबूलियत हासिल कर रहा है? 2018 की निस्बत पीपल्स पार्टी को 27,000 से जायद इजाफी वोट आखिर कैसे पड़े? क्या पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात और मुस्लिम लीग नून को 2023 में टफ टाइम दे सकती है? क्या नून लीग की जरूरत से ज्यादा खुशफहमी पीपल्स पार्टी की जीत की वजह बनी है? 1990 के इंतखाबात से लेकर आज तक NA 133 से मुस्लिम लीग नून जीतती आ रही। खासतौर पर तसलसल तो 2008 से जारी है, ताहम 2002 में अवामी तहरीक इस हल्के से कामयाब हुई थी। NA 133 का इंतखाब राजा परवेज अशरफ के पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर बनने के बाद एक पहला इंतखाबी मरहला था, उनके लिए एक चैलेंज था। पीपल्स पार्टी की तमाम आला क़यादत ने हल्के में इंतखाबी मुहिम भी चलाई, जबकि नून लीग ने खुशफहमी में मुब्तला होकर हल्के पर कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि हमारी जीती हुई सीट है। इसी तरह पीपल्स पार्टी को लोअर क्लास इलाकों यानी ग्रीन टाउन, बागड़िया से ज़्यादा वोट मिले हैं। इसके अलावा अवामी तहरीक, TLP और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी खामोश ताउन किया गया है, जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के मुताबिक ये वाहिद इंतखाब है जो सबको कबूल है। इस हवाले से इनसे क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 10% उनको वैसे ही ज़्यादा वोट मिलते हैं और शाइस्ता बीबी देखें 10% वोटों से सिर्फ मेंबर बनी है, और अगर 8% अपोजिशन के भी लगा लें 7 कुछ 82% लोगों ने 83% वोटों ने कल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। अब वोटों की तादाद इस वक्त आज की तारीख में 12 करोड़ और 15 लाख हो गई है। ये इलेक्शन तक 13 करोड़ हो सकते हैं कि तीनों पार्टियां खुश हैं। जीतने वाली पार्टी भी खुश है, हारने वाली भी खुश है, जिसने हिस्सा नहीं लिया वो भी खुश है। ऐसा इलेक्शन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब पीपल्स पार्टी के पीछे, जीत के पीछे क्या वजूहात हैं, पसे पर्दा मुहर्रकात क्या है, परफॉर्मेंस कैसे बेहतर रही, इसके ऊपर तो हम उनका कमेंट लेंगे। कमर जमान कायरा साहब हमें प्रोग्राम के अगले हिस्से में ज्वाइन करेंगे, जहां NA 133 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपसेट करके सियासी जमातों को अपनी पॉलिसीज पर गौर करने पर मजबूर किया है। वहीं आज ऑपोजिशन इत्तेहाद यानी PDM एक बार फिर इख्तलाफात का शिकार दिखाई दिया है। आज होने वाला इजलास भी माजी की तरह इख्तलाफात की नजर रहा। जराये के मुताबिक PDM इस्लामाबाद में धरना देने से पीछे हटी है कि असम्बलियों से इस्तीफे देकर अवाम के साथ खड़े होना चाहिए। अगर आज कोई फैसला नहीं होता तो PDM की तहरीक का क्या फायदा होगा? लेकिन PDM इस्तीफों के मामले पर एक बार फिर तकसीम दिखाई दे रही है। ऑपोजिशन लीडर और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि फैसले इत्तफाक़ राय से होने चाहिए, जबकि दौरान इजलास महमूद खान अचकज़ई ने इजलास में खामोशी इख्तियार कर ली। उनका कहना था कि मैं आज सिर्फ रहूँगा। ज़राए के मुताबिक PDM ने 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का फैसला किया है। अब ये किस कदर इफेक्टिव होगा, इसकी अफादियत पर भी बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आप ये कहिएगा कि PDM जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद है, गो कि जुज़वी ऑपोजिशन है जिसका इत्तेहाद है, क्या ये हुकूमत बचाओ मुहिम है या हुकूमत गिराओ मुहिम है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, अब ये जुज़वी PDM इत्तेहाद नहीं है। बात सारी सियासी जमातें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, NPO, वो सब इस मामले पर जरूर एग्री हैं कि इस हुकूमत ने जिस तरह महंगाई की है, जिस तरह इसके गवर्नेंस के इशू हैं, जिस तरह इस मुल्क की इकानमी नीचे चल रही है, जिस तरह IMF के पास इन्होंने पाकिस्तान को गिरवी दिखा दिया गया है, जिस तरह डॉलर की उड़ान है, इस हर इशू पे हम सारी अपोजिशन की जमातें जो है वो मुतफिक हैं और वो सब चाहते हैं कि आप इस हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए। अगर इस हुकूमत से हमने जान ना छुड़ाई तो पाकिस्तान के लोग आज तो बहुत ज्यादा मुश्किलात में, लेकिन इकानमी को कहीं ऐसी गली में ना ले जाएं जहां हम सारे मिलकर ठीक ना कर सके। भाई साहब, ये कंसेंसस तो गुज़श्ता 1.5 साल से है कि हुकूमत को घर भेजना चाहिए, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि ना तो PDM इस्तीफों के मामले पर कोई कंक्रीट इस हवाले से कोई कंसेंसस डेवलप कर सकी है, ना ही अदम एतमाद की तहरीक से मुताल्लिक कोई कंसेंसस हो सका है, ना ही लॉन्ग मार्च दिखाई दे रहा है। देखें, पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर अवाम के सामने ये केस लेके जा रहे हैं, केस उनके सामने लेके गए हैं। कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं करेंगे कि कोई ताकत की बुनियाद पर यहाँ धरना दे दे और कहें कि प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा दे के जाएंगे, जो इमरान खान साहब ने काम किया था। आईन ने पाकिस्तान में जो अख्तियार दिया हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत को घर भेजने के लिए एक ये तरीका हो सकता है कि उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं
बात करें, अगर वो जुज़वी तादाद पूरी हो वो एक्सरसाइज की जाएगी। दूसरा यह कि हुकूमत पर दबाव डालेंगे इंशाल्लाह, और डाल रहे हैं कि जनाब आप रिजाइन करके फ्रेश इलेक्शन का इनकाद कराएं ताकि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे, और इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बन रहा जावेद है। भाई साहब, वहाँ वोट ऑफ पाकिस्तान नो के सामने कॉन्फिडेंस से केस है। मुताल्लिक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफी प्रेशर डाला था इत्तेहादी जमातों के साथ कि आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना चाहिए, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसके खिलाफ राय दी थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देने की पोजीशन में नहीं है इस वक्त। हम खिलाफ नहीं दी थी, हमने ये कहा था कि ये कोई साइंस या अलजबरे का सवाल नहीं है, ये एक तादाद है। पीडीएम साना फजलुर रहमान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आपने सुना है अभी तक सेमिनार्स की बात हो रही है, स्टीयरिंग कमेटी के इजलास भी होंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक अभी तक कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका, और खासतौर पर इस्तीफों के मामले पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट थी मौलाना की। जावेद भाई साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है, आर यू सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ पीडीएम? बिल्कुल जी, जो मौलाना साहब ने कहा है वो पीडीएम के सरबराह हैं, सारी जमातों ने बैठ के एक फैसला किया है, हम जमहूरी पे बिलीव करते हैं, जो फैसला पार्टी अक्सरियत ने बैठ के किया है वो ठीक है, वो मुल्क के इंटरेस्ट में है और ऐसा ही करना चाहिए था। नहीं, लेकिन इस्तीफों का मामला जो है मौलाना तो चाहते हैं और मस्जिद भी दिखाई दिए कि रेजिग्नेशन होने चाहिए, असेंबलियों से बाहर आना चाहिए, और फिर मानी खेज मुस्कुराहट भी थी मौलाना की। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये तैयार नहीं है मानने को, ना ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई कंसेंसस है, ना ही इस्तीफों पर है, और ना ही लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक कोई कंसेंसस अभी तक डेवलप हो सका है। तो फिर आप किस इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं भाई साहब? मेरा ख्याल आपका सवाल जो है वो आप मफरूजों पर आया। मैं मौलाना साहब की बात पे जाऊंगा, उन्होंने कहा हम सारे एग्री हैं, हम रिजाइनेशन करेंगे, ये कार्ड हमारे पास है, ये कार्ड हमने कब खेलना है, किस दिन खेलना है, तो ये फिर मौलाना साहब की भाई बात साहब, ये बात तो हम 1.5 साल से सुन रहे हैं सर। ठीक है, सियासी अमल है, सियासी अमल में चीजें इसी तरह एक दिन में शायद फैसले नहीं होते, वो एक बेहतर तरीका मनसूबाबंदी के साथ फैसला करेगी, तो मेरा ख्याल है एक्सपीरियंस के विजडम को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। चले भाई साहब, लेट्स बी फेयर, देखें अब अगर रेजिग्नेशंस दे के बाहर आ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी तो ऑब्वियसली रिजाइन देने के लिए तैयार नहीं होगी, और आपका फड्डा भी यही था कि पीपल्स पार्टी रेडी नहीं थी। आप ये समझते हैं कि अगर सारी जमातें मिलकर रिजाइन करती हैं तो फिर ये इफेक्टिव हो सकते हैं, अदरवाइज बाई इलेक्शंस हो जाएंगे, और फिर NA 133 का जो बाई इलेक्शन है उसके नतीजे आपके सामने है। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस ऑल्दो वो जीते तो नहीं है, लेकिन बड़ी आउटस्टैंडिंग रही है कंपैरेटिवली 2018 से। हाउ डू यू सी दिस कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी एक टफ कंटेंडर होने जा रही है? मुझे बड़ी खुशी है, वो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, वो पंजाब में भी उसने पहले भी रही है उनकी, और अगर किसी जमात को लोग वोट देना चाहते हैं तो पाकिस्तान की अवाम का हक है, क्यों नहीं, हमें बिल्कुल इस पे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम जिसको चाहें, यही है जमहूरियत का आसान, यही है जमहूरियत। कोई मैं क्लेम नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई और, अगर कोई कल अवाम किसी और जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने वोट दिए, इस पे कोई खफकी की नहीं बात होनी चाहिए। आपको लगता है कि अब वोटर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI से बददिल होकर पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम लीग नून को अगर वोटर ना होता तो ये कितनी बड़ी फतह कहां से मिलती। तो मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है पंजाब, कल भी था, आज भी, हमेशा भी रहेगा। बाकी जमातों को भी हक हासिल है, लोग वो आकर अपनी सियासत करें, इलेक्शन लड़ें, लोग अगर उनको भी वोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये लोगों का और पंजाब के लोगों का राइट है। लेकिन देखिए, लम्हा फिक्रिया तो है कि फतह का मार्जिन, देखिए भाई साहब, फतह का मार्जिन वो नहीं है। 2018 के अंदर आपको 77,231 वोट पड़े थे, अब जो है उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5,585 वोट थे महज, अब 32,313 वोट निकालना और फिर इतना डिफरेंस, यानी जितना पहले डिफरेंस था उतना ना होना, अब ये अलार्मिंग तो है मुस्लिम लीग नून के लिए। नहीं, डिफरेंस इसी तरह का था, उस वक्त टर्न आउट ज्यादा था, वो एक माहौल होता है जनरल इलेक्शन का। ये ज़िमनी इलेक्शन में सबको पता था कि मुस्लिम लीग ने सीट जीत जानी है, लिहाजा लोग आए नहीं, तहरीक इंसाफ बंद गली से भाग गई है, वो इलेक्शन नहीं लड़े, इसलिए उनका तो इस्तीफा 5,000 भी नहीं होना था, क्योंकि लोगों ने महंगाई की वजह से वोट नहीं देना था। तो जाहिर है किसी एक जमात को तो कुछ वोट मिलते हैं। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में आपने नहीं देखा होगा कि एक जमात 1,00,000 वोट ले और दूसरी दफा 5,000 ले, ऐसा नहीं होता। करीब करीब मार्जिन भी बाज दफा होते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है जो मुस्लिम लीग जीती है। मेरा ख्याल है इसे छोटा मार्जिन। अच्छा, अबाई साहब लास्टली ये कहिएगा, आपको लग रहा है कि हवाओं का रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब के लाहौर में डेरे होना और जैसे उन्होंने एक कंटेस्ट किया है, ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट जो पीपल्स पार्टी और अब काफी कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि कहीं फजाओं का रुख बदल रहा है और दैट इज वेरी मच टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी। देखें, तहरीक इंसाफ जब भाग जाएगी, तहरीक इंसाफ जब आउट हो गई है, जब वो उन्होंने समझ लिया कि अब उनका खड़ा होना विकेट पे मुश्किल है,
अगर जरदारी साहब ने जगह बनाई है और वो बना सकते हैं तो इसमें मेरा ख्याल है बड़ी खुशी की बात है। वो बड़ी जमात है, मैं हमेशा बड़ी जमातों का हिमायती रहा हूँ। हम सबको हक है, हमें सिंध में जाकर सियासत करने का हक है, उन्हें पंजाब में हक है। ये किसी की कोई इजारादारी नहीं है। अगर लोग उनके लिए निकलेंगे तो खुशी की बात होगी, इसमें कोई गम की बात भाई नहीं साहब है। आज तो खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन आइंदा आम इंतखाबात 2023 के अंदर क्या ये आपकी खुशी बरकरार रहेगी या नहीं, ये तो यकीनन वक्त ही बताएगा। अब कायरा साहब की तरफ मुझे जाना है। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, NA 133 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी रही है, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? है वो तो जो जीती हुई जमात होगी वो भी समझेगी कि और ज्यादा वोट मिलने चाहिए थे। वो तो गुंजाइश मौजूद है और बहुत सारी गुंजाइश है, और ये कोई हमारे लिए बहुत काबिल इत्मीनान लम्हा नहीं है। लेकिन हाँ, बहरहाल इस पे ये जरूर है कि हमारे साथियों ने, हमारे पार्टी के कारकुनों ने, अहदेदारान ने जिस मेहनत के साथ पिछला महीना सवा महीना कैंपेन की है, जिस तरह उन्होंने इस बाय इलेक्शन को एक एक्टिव इलेक्शन की सूरत में ट्रांसफर किया, उसका नतीजा ये है कि एक अच्छा साइजेबल वोट हमें मिला। लेकिन कायरा साहब ये जो स्टैट्स इस वक्त मेरे पास है, अगर 2018 के इंतखाबात में देखा जाए तो जहां पर टर्नआउट भी बहुत ज्यादा था, 51 पॉइंट समथिंग परसेंटेज थी, और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 77,231 वोट थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ 5,585 वोट थे, सिर्फ 5,500 वोट पड़ता है। अभी इस बाई इलेक्शन के अंदर जहां टर्नआउट सिर्फ 18% था, वहां पर आपने इतनी बड़ी तादाद के अंदर वोट निकाल लिए, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपकी इस परफॉर्मेंस के पीछे? अगर किसी जमात का कोई इतना वोट पक्का होना तो फिर मुस्लिम लीग का कोई 2-4 हजार कम होता, इनके भी आज कोई 80,000 के 70,000 70,000 के करीब वोट होते। ये मुख्तलिफ इलेक्शन की फिजा पे होता है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ 2018 में जब फिजा बनाई गई थी तो वो फिजा, उसका नतीजा ये था कि पीपल्स पार्टी को साइडलाइन कर दिया गया, हमारे लोग तोड़ के अलग कर दिए गए और कहा गया कि पीपल्स पार्टी फारग हो गई। अब इसके पास तो कोई शहर आई नहीं, और PTI और मुस्लिम लीग का मुकाबला कराया गया। वो दोनों जमातों के दरमियान मुकाबले में साइजेबल वोट्स वो ले गए। लेकिन अब 3.5 साल बाद PTI का गुबार भी उतर चुका और मुस्लिम लीग का भी लोग देख चुके हैं। और मुस्लिम लीग के अंदर जो इस वक्त फसाद है, जो तसादम है, जो नजरिए का रौला है, जो दो बयानिए हैं, उससे उनका अपना कारकुन भी मायूस है। और हमने ईमानदारी की बात है, इस हल्के के अंदर जाके पहली दफा अंदरून में जाके फिरने का मौका मिला, देखा जाके गलियों का, वहां जो तरक्याती कामों का हाल है वो बिल्कुल इग्नोर्ड हल्के। ये ठीक है कि लोगों ने इस मोहब्बत में मुस्लिम लीग के साथ होते हैं या उनको। वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो आप कह रहे हैं कि 2018 में जो फजा थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाई गई थी। आप समझते हैं कि अब जो फजा का रुख है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोगों को एनालिसिस करने का मौका मिला ना। हमारी 5 साल गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग की 5 साल गवर्नमेंट और PTI के 3.5 साल गवर्नमेंट जो है, इन तीनों का एनालिसिस करने का लोगों को मौका मिला। हमने भी जाके बयान किया, आप मीडिया ने भी लोगों को बताया कि जी सूरत हाल क्या है, और उसके नतीजे में ये कोई छोटा सा काम नहीं है। मसलन ये इस हल्के की कंपोजिशन देख लीजिए क्या है। और शहर में कोई 20-22 तो उनके MPs हैं, 11 उनके MNAs हैं। इस हल्के में 22 यूनियन काउंसिल्स है, 20 के चेयरमैन उनके हैं। जो 2 हारे हुए हैं वो भी उन्हीं के थोड़े मार्जिन से हारे हुए हैं। इसके अलावा इनके गिरदो नवाब में सारे जो टोटल शहर के अंदर तंजीमें हैं, सियासी दूसरी, वो सारी उनके साथ। कायरा साहब ये तो एक हल्का हो गया, ये बिल्कुल ठीक, ये एक हल्का है और इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक लिटमस टेस्ट भी करार दिया था। चलिए लिट हो गया। अब साइंटिफिकली अगर इसी लिटमस टेस्ट को देखते हुए अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट किया जाए तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? यानी पंजाब के अंदर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिवाइवल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी का पेश खैमा समझा जाए इसको? यकीनन है जी, यकीनन है। हम तो ये कह रहे थे ना, देखिए ना, रिवाइवल कैसे होनी है, उसका कोई उसका बेसलाइन बनेगी ना, वो क्या हो सकती है? वो सिंपल ये है कि लोगों ने जो अपना ज़हन पहले बनाया था उनको एनालिसिस करने का मौका मिले। जिन लोगों ने मुस्लिम लीग को पूरी तरह आजमाया और मुस्लिम लीग के साथ खड़े रहे, उनको भी समझ आई कि इनके तो अपने घर में तो साथ में बहुत सारे केसेस बने, दूसरा काम हुआ, उनके ऊपर बेशुमार इल्जामात आए क्यादत के ऊपर, उससे भी लोग बददिल हुए। और PTI ने जो वादे किए थे
वो भी पता चला कि जनाब ना पीटीआई रोजगार दे सकी, ना पीटीआई घर दे सकी। लेकिन कायरा साहब ऑल दो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है, लेकिन दो जमातें इसको अपनी कामयाबी करार दे रही हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने मैदान अमल में थी नहीं, कंटेस्ट कर नहीं रही थी, वो कहती है हमारी कामयाबी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारी ज़रूर है, लेकिन कंपैरेटिवली 2018 से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, आप भी उसको कामयाबी करार दे रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई लाक भी हो सकता है फ्यूचर में? पीटीआई जो कह रही है उनको तो ये समझना चाहिए कि उन्होंने खुद कहा था कि हमारे लोग वोट डालना चाहे। दूसरा, उनके साथ लोगों ने पूरी तरह उनकी बात भी नहीं सुनी। और ये भी बात याद रखिए कि ये तो बाय इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने माहौल गरमा दिया, वरना मुस्लिम लीग तो घर बैठे हुए इसको जीत रही थी। और पीटीआई हालात को स्टडी करते हुए मैदान छोड़ के भाग गई। उन्होंने जो उनके कैंडिडेट के नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए, वो रिजेक्ट हुए नहीं है। वो दोनों मियां बीवी अपने नॉमिनेशन एक एक फॉर्म के तौर पर जमा कराएं और एक ही घर से प्रपोजल सेकेंडर ले लें, ये होता नहीं है। हम इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, कोई भी कैंडिडेट। बिल्कुल कायरा साहब, ये तो चलिए ब्लंडर है, ये मेरा ख्याल ब्लंडर है जो कमिट हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पता नहीं कॉन्शियसली हुआ है या उनको अंदाजा नहीं था इस चीज का। कायरा साहब, ये कहिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मोराल अप हुआ है या इस वक्त आप बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, ये किसके लिए खतरा आने वाले दिनों में? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खतरा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा खतरा हो जाएगा जो इस वक्त पंजाब की हुक्मरान है? पहली बात तो ये है कि ये जो पीटीआई का था ये कोई ब्लंडर नहीं है। 11 हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम इस प्रोसेस का हिस्सा है नस्लों से। कभी नहीं हुआ कि कभी आपने एक फॉर्म जमा कराया हो, कभी होता ही नहीं है। किसी मेंबर ने कभी ऐसा नहीं किया। ये प्लान था, ये उन्होंने जानबूझ के किया। और जो सर्टिफिकेशंस होती हैं वो बकायदा। लेकिन इसका फायदा कायरा साहब आपको हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी शायद वोटर ने पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट किया होगा। फायदा तो उसी को होगा जो मैदान में होगा। लेकिन पीटीआई के लोग पीटीआई को वोट देने के बाद पीटीआई को खुद कोस रहे हैं। इस वक्त जो महंगाई का, बेरोजगारी का, जो इस वक्त लाल असनस का आलम है, उसके नतीजे में लोगों को क्या आज भी वो पीटीआई उनके लिए फर्स्ट चॉइस के तौर पे है। और जो मुस्लिम लीग ने एक शोर शुरू किया हुआ है कि जी वोट खरीदे गए, तो भाई पीपल्स पार्टी वोटों की खरीदारी नहीं करती। पीपल्स पार्टी वोट लेती जरूर है, मांगती जरूर है। ये वोट खरीदने का अमल और सियासत के अंदर पैसे और जो ब्रीफ केस और चलने का अमल है ना। कायरा साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें, मुझे फिर ब्रेक लेनी है कि खतरा ज्यादा किसके लिए है, नून के लिए है या पीटीआई के लिए है? आपका ये एतमाद? दोनों के लिए। हमने दोनों को इस अमल में पीछे फेंकना है। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिवाइवल का पेश खैमा कह रहे हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि साने सियालकोट हुकूमती वुज़रा में लड़ाई क्यों पड़ गई है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सानिया सियालकोट पर वजीर दिफा परवेज खटक के बयान ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वजीर दिफा तो इस वाक़े को बच्चों की लड़ाई करार देते हुए अपनी हुकूमत की जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो कहते हैं कि इस वाक़े को किसी एक जमात से ना जोड़ा जाए, ये नौजवानों की जज्बातियत है। इस हवाले से वजीर दिफा क्या कहते हैं, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। आप जो कह रहे हैं कि टीएलपी के देखो वजूहात आपको भी पता है, बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा है, जोश में आ जाते हैं, जज्बे में वो काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ काम है, जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। ये वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं। अभी तो प्रियंका कुमार की बाकियात ने पाकिस्तानी सरजमीन नहीं छोड़ी थी। उनका ताबूत जब रेडी हो रहा था तो उसके ऊपर जो कतबा लिखा गया था, जो उसके ऊपर तहरीर थी, यकीनन वो पढ़कर रोंगटे खड़े हो रहे थे अब कि ये रिमेन्स हैं, ह्यूमन बॉडी के रिमेन्स हैं, हमारे मेहमान हैं जो श्रीलंका से आए हुए थे और हम कैसे रुखसत कर रहे हैं। अभी तो तहकीकात भी अधूरी थी, अभी तो कौम की झुकी निगाहों ने पलकें भी नहीं झपकाई थी। लेकिन वज़ीर दिफा हुकूमत के दिफा में इतने आगे निकल गए कि खुद हुकूमत को भी अपने वज़ीर के दिफा के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। परवेज़ खटक के बयान की वजाहतों के साथ ही वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयानात ने गोया जलती पर तेल का काम किया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर एजाज चौधरी की साद रिजवी से मुलाकात को वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने बेहुदा करार देकर ऐसे मामले से दूर रहने का। अब वफाकी वज़ीर इत्तलात क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है।
समझता हूँ कि जो एजाज चौधरी साहब ने जिस तरीके से जाके TLP को किया वो बड़ा एक आई वुड से बेहुदा हरकत। और उसके बाद आप फिर जो पुलिस वाले हमारे जो शहीद हुए हैं, जी आप उनके घर पे क्यों नहीं गए? और जो जब तक रियासत जो है वो अपने शहीदों को अपनाती नहीं है उनके साथ ही, तो फिर कल उनके साथ खड़ा कौन होगा? देखिए ना, मसला क्या है कि हम अब मैं और आप बात करते हैं जी बयानिया होना चाहिए। बयानिया कैसे हो सकता है जब लोगों को पता हो कि मैं कोई बात करूंगा और मुझे कोई आके मार जाएगा? अब फवाद चौधरी ने सेनेटर एजाज चौधरी की उस हरकत को बेहुदा हरकत करार दिया जिसमें वो TLP के सरबराह हाफिज साद रिजवी से जाके मिलते हैं। फवाद चौधरी के इस बयान पर सेनेटर एजाज चौधरी का कहना था कि मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि फवाद चौधरी ने गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल की है, उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए, ऐसी ज़बान से इंतहा पसंदी बढ़ती है, बुराई को भलाई से ही दूर किया जा सकता है। फवाद चौधरी और परवेज़ खटक के बयान से कबल जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जहां एक तरफ सियालकोट में पेश आए इस वाक़े की मजम्मत की, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब तक तौहीन करने वालों को अदालतें सजाएं नहीं देंगी तो फिर ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के हुकूमती बयानिए से मुतज़ाद बयान और मौलाना फजलुर रहमान का मशरूर ट्वीट हमारे कौमी बयानिए पर यकीनन सवालिया निशान है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, इब्तिदा में तो बड़ा सादा सा सवाल है। अब वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब ने सानिया सियालकोट को बच्चों की जज्बातियत करार दिया है, मतलब इस तमाम तर वाक़े को जिसका ऑब्वियसली इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं हम पर, क्या ये जस्टिफाइड है? ये बच्चों की जज्बातियत कहकर इससे जान छुड़ाई जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जस्टिफाइड भी नहीं है और है भी गलत। जो बात की जा रही है ये दुरुस्त नहीं है, इसका बड़ा शदीद नोटिस लेने की जरूरत है। और मैं आपको अर्ज करूं, ये चंद लोगों ने अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए कुछ नारे ईजाद किए हुए हैं, ये समझते हुए कि पाकिस्तान के लोगों को अगर इश्ताल दिलाना हो तो ये बड़ा आसान है इसके लिए। और इसके हमारी तारीख में इसके वाक़यात मौजूद भी हैं कि आप निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगा दें, ख़त्म नबूवत का नारा लगा दें, नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ का नारा लगा दें, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा दें, आप लोगों को मरने मारने के लिए तैयार कर देते हैं। और खैबर से लेके कराची तक आप आग लगा सकते हैं पाकिस्तान में। ये वो चीज़ है। अब क्या ये लोग इससे मुखलिस हैं? मुखलिस तो कोई नहीं है। ये लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, जिनको नमाज आती भी नहीं है, जो और अपने मामलात में, दीनी मामलात में बिल्कुल बेबहरा हैं, अगर आप उनको देखें, अगर उनको दीन का शऊर हो तो हमारा दीन तो वायलेंस सिखाता ही नहीं। दीन में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते जब तक कि वो आपके खिलाफ जंग ना कर रहा हो। तो इन हालात में इसका मतलब ये है कि ये दीनी मसला नहीं था, ये सारा मसला सियासी लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने, बाज लोगों ने इस्तेमाल किया अपने मुफादात के लिए। अब आप देखिए कि यहाँ पे यही लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले आके धरना दिया, कत्ल गारत हुई, क्या नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ। वो चले गए वापस से अपना एक मकसद पूरा करके, उन्होंने बंदा अपना छुड़ाना था, वो छूट गया। अब किधर गया वो लब्बैक और कहाँ गई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत? मोहब्बत वो है कि आप उनकी तालीमात को दुनिया में आम करें। जी जैसा मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूं सर। इसका मतलब ये जहन साजी है, जज्बातियत नहीं है, जहन साजी है। ये एक बीज है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बोया गया है। अभी आपने तहरीक लब्बैक की बात की, इनके साथ खुफिया मुआहिदा होता है। आपको नहीं लगता दिस इज द हाई टाइम कि जब इस मुआहिदे को पब्लिक तो करना चाहिए और इस बहादुरी का मुजाहिरा करें कि आइए इसको पब्लिक करते हैं, दिखाएं इसमें है क्या, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। देखिए, वो पब्लिक करना बिल्कुल जरूरी है, कर देना चाहिए, लेकिन ये मुआहिदा करना भी जरूरी था। उसकी वजह कि हम एक ऐसी नहज पे पहुंच चुके हुए थे जहां ये लीडर्स इनके उनको मार दाड़ करने के ऊपर तैयार करके, जाने देने के लिए तैयार करके लाके उन्होंने सामने बिठा दिया। अब सवाए खून खराबे के और कोई रास्ता नहीं था अगर आप ये मुआहिदा न करते। और अगर आप 4 लोग इनके मार देते, आप देखते खैबर से लेकर कराची तक यहाँ शुरू हो जाती नमाज जनाजा, फिर गायबाना नमाज जनाजा, और हर रोज हज जुमे की नमाज के बाद ये मसला आपके जिम्मे लगा होता। आपने डिफ्यूज कर लिया। लेकिन अब डिफ्यूज करने के बाद जरूरत इस बात की है कि इनके लीडर्स को कन्फ्रंट किया जाए, इनके लीडर्स को बुला के पूछा जाए कि आपने क्या ये पाकिस्तान में क्या मसला बना के रख दिया है? क्या इस चीज को हमें किसी को कोई ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि इसका ठेका किसी के हवाले कर दिया जाए? मुसलमान हम सारे हैं, ये हमारी तौहीन है।
कि हमें कोई कहे कि वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का मामला तो जैसा देखिए ना, मौके पर हमने डिफ्यूज कर लिया, या यूं कहिए कि फायर फाइटिंग हो गई, यानी मौके पर जो एक बड़ी तबाही हो सकती थी उससे बचा लिया गया एक खुफिया मुआहिदा करके। लेकिन ये फायर फाइटिंग अब कब तक करते रहेंगे? क्या रियासत मुसल्लह जत्थों से निपटने के लिए तैयार नहीं है सर? ना, देखिए मुसल्लह जत्थों से निपटने का ये है कि जैसे आपने लाल मस्जिद के बारे में किया, उसके बाद आपने देखा कि पूरे मुल्क में टेररिज्म फैल गया, लाल मस्जिद वालों ने जाके सुसाइड बॉम्बिंग शुरू कर दी, और फिर उसके साथ साथ बाद में आपकी अदलिया ने लाल मस्जिद के सारे पकड़े हुए लोगों को छोड़ दिया, इफ्तिखार चौधरी ने। नतीजा ये है कि आज फिर वो दंदना रहे हैं, वो गुस्ताखे रसूल का सरतन से जुदा के नारे फिर लगा रहे हैं। यहां तो दुख एक नहीं है, ये चीज जो है ये कन्फ्रंट करने की जरूरत है कि इन लोगों को पाबंद किया जाए कि देखें, एक तो हम सजाएं देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये जितने भी कत्ल, मिसाल के तौर पे हमारे पुलिस वाले शहीद हुए टीएलपी के इस धरने में, और जो भी वो करते रहे लॉन्ग मार्च, हुकूमत का फर्ज है कि उनके साथ मुआहिदा जो भी हुआ सब कुछ, उसके बाद भी मुतालबा ये हो कि उन कातलों को हवाले करें, वरना कोई चीज नहीं होगी उनके हक में। क्योंकि ये तो कोई तुक ना हुआ कि जो भी जी आए आके कत्ल वतल करके तो वो मॉब का सहारा लेके बचा के निकल जाए। आज इनसे मुतालबा करके हर हालत में वो लोग वापस लें जिन्होंने कत्ल किए हैं, पुलिस वालों को मारा है जिन्होंने, तो आप देखेंगे कि आइंदा इस चीज पे एहतियात होगी। अच्छा जल साहब, दूसरी बात यह है जी। कि एक सेकंड, कि ये चीज बैन कर देनी चाहिए कि कोई तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत या किसी किस्म का एक इस्लामी मुल्क के अंदर ये ड्रामा नहीं होगा। कोई पार्टी ऐसी अगर काम करने की कोशिश की जाएगी उसको बैन करेंगे। इस्लामी ममालिक में किसी मुल्क में भी ये चीज नहीं है। 54 कंट्रीज हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ये मुल्ला मौलवी का जो धरना है और ये मुसीबत है, ये सिर्फ यहाँ पे है। हम सब मुसलमान हैं, हम सब दाई हैं इस्लाम के, हम सब तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं। हमारा ईमान है कि हमने खत्म नबूवत को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये कौन होते हैं हमें बताने वाले? तो ये वो चीज है जो जैसा देखिए, वो जमात जिसने ये नारा लगाया था और उस नारे की बुनियाद पर बहुत सारे धरने भी हुए और फिर एक तसादुम किसी फजा भी बनी, उसको आज हमने मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ना सिर्फ एंडोर्स किया है, एक्नॉलेज किया है, बल्कि वो मुल्की सियासी धारे के अंदर एक अहम जमात बनकर भी उभरी है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस देन? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मसला नहीं, पहले भी ये हुआ है। ये जमात तो पहले इलेक्शन 2013 के लड़ चुकी है, 2018 के इलेक्शन लड़ चुकी है। असल चीज ये है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हो जाती है इलेक्शन कमीशन के पास, तो एक लिहाज से वो जवाबदेह हो जाती है, उसके फंड्स मॉनिटर होने शुरू हो जाते हैं या करने चाहिए, उसके ऊपर बड़ा चेक रखा जा सकता है। लेकिन उसका मंशूर देखना चाहिए। अगर मंशूर सिर्फ इस एक पॉइंट पे मबनी है, लब्बैक या रसूलुल्लाह, तो देन दे हैव नो बिजनेस टू बी इन द पॉलिटिक्स। क्योंकि सियासत में लब्बैक की कोई जरूरत नहीं है। सियासत में आपने अवाम के मसले हल करने, गवर्नेंस के इशू देखने आपने, उसमें यह लब्बैक या रसूलुल्लाह का किस्सा तो है ही नहीं। लिहाजा उनका मंशूर देख के ये पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना चाहिए, और रजिस्टर होनी चाहिए। अगर हो जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनके फंड्स कहां से आते हैं उनका सारा ये चेक रखना चाहिए, ताकि उनके ऊपर एक कंट्रोल हो और उनको उनका एहतसाब किया जा सके। अच्छा जल साहब, लास्टली ये कहेगा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान को ना सिर्फ बैरूनी खतरात का सामना है, बल्कि अंदरूनी चैलेंजेस से भी निपट रहे हैं। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है, नेशनल एक्शन प्लान को रिविजिट करने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन जिस गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया है इस कौमी सलामती, ना सिर्फ अपोजिशन नहीं आई इसमें, बल्कि हुकूमती वज़रा भी इसमें उस तरह से दिलजमई से शरीक नहीं हुए जैसे होना चाहिए था, और बैठ कर एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट डेवलप करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये इस गैर संजीदगी के पीछे क्या है? देखिए, बात यह है कि संजीदा हम किसी भी चीज में नहीं है। मेरा ख्याल है लोग अपने अपने मफादात की परसूट में लगे हुए हैं। अगर हम सारा अपना कैरेक्टर, अपनी सारी सियासत देखें जो पिछले हुई है, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने करप्ट लीडर्स को बचाने के लिए तो बड़ी टकरें मारी हैं, लेकिन आप देखिए कि क्या पार्लियामेंट में आपके मसाइल हल करने के ऊपर काम हुआ है? नहीं हुआ। उसके लिए ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल है। सो ये एक लीडरशिप हमारे पास आज वो मौजूद है जिससे हम लीडरशिप कह नहीं सकते, हकीकतन है नहीं लीडरशिप, एक मफाद परस्त टोला है आज आपके पास। नतीजा ये कि वो सब यही काम कर रहे हैं। किसी को शर्म हया है ही नहीं कि मैंने वोट दिया था और मैं वोट लेके आया था। ये जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। वोट को सबसे ज्यादा जलील तो ये खुद करते हैं जिनको मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब आपके वक्त के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि मुलजिम कैसे फरार होते हैं, यानी बेड़ियों में, जंजीरों में जकड़े हुए मुलजिम भी फरार हो जाते हैं अदालती अहाते के अंदर। वो होते कैसे? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आज लाहौर शहर में एक अजीब वाकया पेश आया जब बेड़ियों में जकड़े हुए जंजीरों में कैद बख्शी खाने के मुकफ्फल दरवाजों में बंद 10 कैदी मॉडल टाउन कचहरी से बासानी फरार हो गए। जराये के मुताबिक बख्शी खाने के अंदर कैदियों और पुलिस एहलकारों के दरमियान तलखी हुई, जिसके बाद कैदी आपे से बाहर हो गए और उन्होंने बख्शी खाने की दीवार से ईंटें उखाड़कर मारना शुरू कर दी। इस पथराव के दौरान पुलिस एहलकार वहां से दूर हट गए, जो कि इस फुटेज के अंदर देखा जा सकता है। फरार होने वालों में 2 कैदी कत्ल के मुलजिम थे। ये कोई आम कैदी नहीं थे बल्कि रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिमान थे। कैदियों में 4 डकैती के मुलजिमान भी थे। फरार होने वालों में जावेद, वसीम, शाबान, परवेज, अयान, आदिल, सुहेल और एहसन शामिल हैं। कैदियों के हमले में 2 एहलकार जख्मी भी हुए। जो मुसल्ला एहलकार थे उनको वो ईंटें मारकर जख्मी करते रहे। कचहरी में पेशियों पर आए अफराद ने ये तमाम तर मनाजिर अक्स बंद किए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि कैदी इश्ताल में है और उन्होंने बख्शी खाने का दरवाजा तोड़ने के बाद कुर्सी और दीगर सामान भी उठा के बाहर फेंका है। इसी दौरान 1 दर्जन पुलिस एहलकारों को कैदियों के हमले के बाद दूर खड़े ये मनाजिर देखते हुए भी देखा जा सकता है। चंद पुलिस एहलकारों ने दरवाजे के करीब जाने की कोशिश की तो कैदियों ने उन पर ईंटों से वार किया। कैदियों के फरार के बाद अब कई सवालात हैं जो सर उठा रहे हैं। क्या फरार को मंसूबा जो रिलीज हुए हैं कैदी इस तरह से, ये मंसूबा पहले से प्रिपेयर्ड था? क्या कैदी पुलिस की मदद से फरार हुए हैं? बख्शी खाने में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम क्यों थे? क्या कैदियों को अदालत पेश करने का ये तरीकाकार दुरुस्त है? अगर पुलिस जंजीरों में जकड़े कैदियों को रोक नहीं सकती तो क्या आजाद मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में आएंगे? ये पहला वाकया नहीं है बल्कि इससे कभी भी कई मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलने में कामयाब हो चुके हैं। पुलिस एहलकार कभी मोटरसाइकिल्स पर, बाज़-औक़ात रिक्शों पर मुलजिमान को पेश करते हैं। अक्सर औकात तो कैदी पर धक्का लगाकर अदालत पहुंचते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि पुलिस को वसाइल देने के अलावा ऐसे तमाम वाकयात की जामे तहकीकात की जाए और साथ ही साथ यकीनन जो डिजिटल समात है मुकदमात की इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर, उस पर भी एम्फेसिस मजीद बढ़ जाना चाहिए कि कैदियों को ये जो ट्रैवल है बख्शी खाने से में लाकर उसके बाद कोर्ट में प्रेजेंट करने का मामला है, अब डिजिटली इनकी हेयरिंग हो ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा पेश ना आ सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।